Hello everyone, this is Manoj Kumar Naik. Welcome to all in this channel that teach me, right? So now, जैसा कि हमने लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट किया है फॉर ऑल ऑफ यू, एक रिवीजन कोर्स है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीने के बाद है मीन 6th, 7th, 8th से, या तो 6 होगा या तो 7 या तो 8th, किसी एक दिन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जून में, राइट? सो हमने लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर से स्टार्ट की। इसके बाद हम डील करेंगे कॉम्प्लेक्स, रियल, मॉडल अलजेब्रा, अक्षर अलजेब्रा, ओडी, पीडी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, सब कुछ का रिवीजन कराया जाएगा इन 2 मंथ्स में, राइट? सो एज ऑलरेडी आप देख चुके हैं, मेरे 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ लीनियर अलजेब्रा के, और दिस इज़ द 4th लेक्चर, राइट? सो यहाँ डील करेंगे, आपको दिख रहा होगा, द गोल ऑफ दिस क्लास इज टू एक्सप्लेन यूज एंड फॉर आइडियाज। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन हेयर what is linear dependence and independence, then spanning a space, basis for a subspace, dimension of a subspace, then what examples. Dear students, you know, ये सारे कॉन्सेप्ट ना दे आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर। आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से चलता हूँ, राइट? जैसे आपने पढ़ा होगा वेक्टर स्पेस, सब स्पेस पढ़ लिया। सो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये सब बिना बेसिस के नहीं कुछ भी हैं, दे डोंट एग्जिस्ट विदाउट बेसिस। अगर बेसिस नहीं है तो ये कुछ नहीं। सो सब स्पेस, वेक्टर स्पेस किससे बनते हैं? बेसिस से बनते हैं, ठीक है? मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बेसिस से बनते हैं, ठीक है? तो बेसिस बनाते कैसे हैं? ओके, बेसिस बनाते कैसे हैं, किस टाइप के वेक्टर से बेसिस बनती है, राइट? सब इंडिपेंडेंट वेक्टर से बनती है। तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते क्या हैं, कैसे बनाते हैं, रोल क्या है इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, है ना? और ये स्पैनिंग सब स्पेस क्या है, मेरी बात सुनो, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, फिर इसके बाद डायमेंशन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट ना आपस में रिलेटेड है। सो इस क्लास में हम ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने अल्फा। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये पहले आपको समझना है। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले वी नीड वेक्टर्स, वी से एक्स एंड वाई, राइट? ऑल्सो वी नीड स्केलर्स। जो वेक्टर लेते हैं ये कहाँ से लेते हैं? वेक्टर स्पेस वी से ले लिया। अल्फा, बीटा, दीज आर कॉल्ड स्केलर्स, ये कहाँ से लेते हैं? फील्ड से हमेशा। ना सो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये क्या है? ये 2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है विद हेल्प ऑफ स्केलर एक्स एंड वाई, राइट? सो इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आप बहुत सारे स्केलर ले सकते हैं, C1, C2, C3, C4, लाइक मैं ले सकता हूँ C1x प्लस C2y प्लस C3z। सो ये भी क्या है? दिस इज आल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। सो यही डेफिनेशन लिखी है, अ लीनियर कॉम्बिनेशन इज एन एक्सप्रेशन constructed from a set of terms by multiplying each term by a constant and adding the results. That is, linear combination of x and y would be an expression of the form x plus a b y, right? This is a, so ax plus b y. I am taking alpha and beta, right? You can change the scalar, according to your convenience, right? आप स्केलर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ लीनियर। वाई? अगर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ ना तो हमारी लीनियर अलजेब्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वेक्टर स्पेस में अगर हमारे पास 2 वेक्टर बनाने, 2 वेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है, हमें तीसरा वेक्टर बनाना है तो क्या यूज करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। ये बात समझ नहीं?
अगर मान लीजिए हमारे पास, आप यहाँ समझिए, हमारा 2 i वेक्टर स्पेस है, 3j वेक्टर है, वेक्टर, ठीक है। इनको नया वेक्टर बनाना तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। गेटिंग द पॉइंट। सो ऐसे वेक्टर हम जनरेट कर सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। फिर आपने देखा होगा नेक्स्ट चैप्टर जितने भी डिपेंड करेंगे, हम आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यू जो भी पढ़ाएंगे, सब लीनियर कॉम्बिनेशन पे ही डिफाइंड है। लीनियर कॉम्बिनेशन सब कुछ है, राइट, यहाँ चैप्टर में। सो ये रहा लीनियर कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम बात करते हैं लीनियर स्पॉन क्या होता है, स्पैनिंग सेट और जनरेटिंग सेट। यह सब का मीनिंग एक ही है, चाहे आप इसे लीनियर स्पैन बोले, चाहे स्पैनिंग सेट बोले, और चाहे आप जनरेटिंग सेट बोले, राइट। सो लीनियर स्पैन होता क्या है, मैं पहले ये जो लिखा है एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं और भी अच्छे समझाता हूँ, ठीक। अ लीनियर स्पैन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट, लीनियर स्पेस किससे निकाले जा रहे हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V over F इज डिफाइंड एज द सेट। लीनियर स्पैन क्या होगा, एक सेट होगा ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S एंड डिनोटेड बाय L ऑफ S और स्पैन ऑफ S। एक्चुअली देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है कैपिटल X, सो लीनियर स्पैन क्या होगा, लीनियर स्पैन एक सेट होगा जिसमें S के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बना देंगे, जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट, वो सारे उस सेट में रख देंगे, उसे लीनियर स्पैन बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है, राइट। सो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ S, राइट। और भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई दो वेक्टर थे, ठीक है, लीनियर स्पैन लेना है आपको, सो बहुत सारे होंगे। अल्फ़ा 1x कर दिया आपने, अल्फ़ा 2x y कर दिया, दो किसी ने क्या किया, अल्फ़ा 3x कर दिया, अल्फ़ा 4y कर दिया, ऐसे बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कलेक्शन होगा उसे बोलते लीनियर स्पैन, राइट। और हमने S ले लिया, ये सेट ले लिया x का y, राइट, और ये लीनियर स्पैन हो गया आपका। सो इसे बोलते हैं लीनियर स्पैन। नाउ अब लीनियर स्पैन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कि लीनियर स्पैन क्या होगा, ये पढ़ना क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन करना है आपको वेक्टर्स का, इनका कलेक्शन भी चाहिए हमें ना, तो कलेक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन का चाहिए, तो इसे बोलते हैं लीनियर स्पैन, राइट। ये सारी टर्मिनोलॉजी सिंपल सी है, आपको समझना है ना। अब बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपने सुना ही होगा। इसके निकालने के 2-3 तरीके होते हैं कि आपको पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि लीनियर डिपेंडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट है। डियर स्टूडेंट, डोंट टेक इट लाइटली, इसे आप हल्के मत लेना, राइट, क्योंकि आप PRQS देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप नेट के, तो लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन आते हैं, राइट। इसलिए इनको हल्के में नहीं लेना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। सो लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है, लेट कैपिटल V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर F, ले लिया अ सबसेट S ऑफ V का हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, बोला ये डिपेंडेंट कब होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स, ये सारे वेक्टर्स कहाँ हैं, S के। फिर मैंने क्या बनाया, स्केलर्स बनाए, स्केलर्स कहाँ से लिए, फील्ड से, C1 C2 Cn से, उनका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, ये लिख लिया। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखने के बाद सारे C1 C2 अगर 0 आ जाते हैं तो क्या होगा, Li होगा, लीनियर डिपेंडेंट। अगर ये इक्वल टू 0 रखने के बाद, ये 0 कब होता है, जब एक इनमें से एटलीस्ट वन, लिसन केयरफुली, इनमें से एटलीस्ट वन Ci डज नॉट इक्वल टू 0, इनमें से कम एक स्केलर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे लीनियर डिपेंडेंस बोलते हैं, याद रखना। इनमें से एटलीस्ट वन स्केलर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उससे बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट। आल्सो
आप लोग ये भी चेक करते होंगे, राइट, मैं डिटरमिनेंट बना के चेक करते होंगे। मैट्रिक्स से कोई किया, उसका मैं डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट अगर जीरो आता है, डिटरमिनेंट अगर जीरो आता है तो ये लीनियर डिपेंडेंट है। इतना ध्यान रखना, दो चीज़ें हम यूज करते हैं, चाहे आप ऐसे चेक कर लें, चाहे आप डिटरमिनेंट निकाल लें, राइट। अब लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। हम लीनियर कॉम्बिनेशन सबका लिख लेंगे, और सारे अगर स्केलर्स के लिखा है इम्प्लाइज सी आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई, मीन्स सभी स्केलर्स C1 C2 C3 C4 Cn सारे की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, देन दिस सेट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंस, सॉरी इंडिपेंडेंस, राइट। इन दिस केस अगर आप लोग ये डिटरमिनेंट निकालते हो, मान लीजिए मैट्रिक्स ए थी हमारे पास, वो डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो ये आपका क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो आप लोग ये भी कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट वाला अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे हो जाते हैं, राइट। मैं आपको समझा भी सकता हूँ, चलिए समझा ही देते हैं, राइट। मान लीजिए सबको, तो आप लोग भूल जाते हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलिए मैं समझाता हूँ। ये 1 2 हमने 3 लिखा, ठीक है, ये लिखा 1 4 लिखा, ये हमने 6 लिख लिया, अब 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 4 लिख लिया, ठीक। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, सॉरी ये 2 है, ठीक। अब आपको बता दूँ, जो R2 है, R2 दिस इक्वल टू 2R1 के बराबर। तो हम अगर R2 माइनस 2R1 इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें से एक रो जीरो हो जाएगी, जब एक रो जीरो हो जाएगी तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वेक्टर्स क्या हो गए, एल डी लीनियर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट जीरो आ गया। ये भी देखो अब क्या हो गया, यहाँ क्या है, यहाँ जो सेकंड रो है ये स्केलर मल्टीपल किसके हैं, R1 के, क्योंकि R2 इज इक्वल टू 2R1 स्केलर मल्टीपल, राइट। सो अब अगर जिनको यह याद रखता है कि डिटरमिनेंट कब जीरो होती है, डिपेंडेंस पे जीरो होती है, फिर इंडिपेंडेंस पे जीरो होती है, तो एक थोड़ा सा टाइम ले करके इस चीज़ को जो मैंने समझाया है, जैसे 1 2 3 2 इसको करके समझ लें आप, ओके। सो ये रहा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आपके पास, ओके। सो अब आते हैं नेक्स्ट पास, रिमार्क्स। यहाँ रिमार्क्स एक्चुअली मैंने लिख तो दिए हैं सारे रिमार्क्स, लेकिन आप समझ रहे होंगे आपको रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है, सिर्फ समझना है मेरे साथ, ओके। फर्स्ट रिमार्क क्या कहता है, फर्स्ट रिमार्क ये कहता है द एम्प्टी सेट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। एम्प्टी सेट होता है, मतलब यू कैन से 5 और यू कैन से ओनली कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी। सो ये एम्प्टी सेट के 2 क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं, या तो आप इसके द्वारा शो करें या तो इसके द्वारा शो करें। तो एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट क्यों होता है, जैसे मैं बता दूँ आपको कि इसका कोई इसके मीन्स अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं है ना, कोई है ही नहीं, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एम्प्टी सेट इंडिपेंडेंट हो गया। सो आप ये बताइए, जब ये एम्प्टी सेट इंडिपेंडेंट हो गया तो डिपेंडेंट होने के लिए क्या चाहिए, सो डिपेंडेंट होने के लिए आपका सेट हमेशा लीनियरली क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब आपका एलडी होना चाहिए। अगर नन एम्प्टी सेट को एलडी होना है तो नन एम्प्टी होना चाहिए ना। अब सेकंड रिमार्क ये कहता है कोई सिंगलटन सेट है, कोई सिंगलटन सेट है, जैसे मान लीजिए हमने ए लिया ये, ठीक है, और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि ये हमेशा क्यों चाहिए, इंडिपेंडेंट होगा, ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। क्यों होगा, देखिए हम एक स्केलर लेते हैं अल्फ़ा, सो लिख सकते हैं अल्फ़ा ए इक्वल टू 0। आपको पता है
कि जब भी हम स्केलर अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं तो उनकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, वैल्यू जीरो नहीं होती स्केलर की। सो अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब जीरो क्या हुआ, अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एल डी हो गया, राइट। सो अब हमें ये बताएं, ये एल डी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। नाउ तो अगर जीरो हो गया, मान लीजिए ए इक्वल टू आप जीरो रख दें तो एल डी हो जाएगा। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आपने लिया है ऑलरेडी यहाँ पर। अगर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो अल्फ़ा जीरो हो गया, जब अल्फ़ा जीरो हो गया तो क्या हो गया, एल आई हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। समझ में आ गया। सो ये जो रिमार्क नंबर 2 ये शो कर रहा है, अगर हम सिंगल टेंसर लेते हैं जो एलिमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो है, सो द सेट क्या होगा, एल आई होगा। अगर जीरो वेक्टर है तो एल डी होगा। ये रिमार्क नंबर 3 है जो हम यहाँ पे बता चुके हैं दोनों। ठीक, अब नेक्स्ट बात आते हैं 4th की। लेट कैपिटल एक्स बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर्स। इसमें क्या है, कैपिटल एस में सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सब वेक्टर हैं, राइट। ना हमने क्या किया, लेट स्मॉल वी, हमने स्मॉल वी कोई वेक्टर ले लिया, कहाँ से ले लिया, वेक्टर वी इन वी ले, वो जो कि एस में नहीं है, जो कि एस में नहीं है। देन यस यूनियन वी इच लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ V belongs to span of S। आई थिंक आपको लग रहा होगा बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखी है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए सपोज हमारे पास सेट कैपिटल S था, राइट। हमने वो भी क्या इंडिपेंडेंट है, हमने क्या किया, एक एलिमेंट उठाया अपने वेक्टर स्पेस से, उसका यूनियन कर दिया, तब बोल रहे हैं कि बताइए क्या सेट डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। सो ये अब हम बता दें आपको कब डिपेंडेंट होगा कब इंडिपेंडेंट। जो हमने वेक्टर, कोई वेक्टर उठाया है ना वेक्टर स्पेस से, अगर उस वेक्टर को आप ध्यान से समझना, अगर उस वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके किसके वेक्टर जो प्रेजेंट हैं इन एस में लिख सकते हैं, तो ये सेट जो कंबाइन करने के बाद बनेगा डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर स्पैन के आ जाएगा। किसके लीनियर स्पैन में आ जाएगा, यस के। ठीक, अगर ये लीनियर स्पैन में नहीं आता है, मतलब आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो वी को विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एस, राइट। सो ये एस यूनियन वी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इतनी सी बात है, राइट ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5th की। लेट कैपिटल एस हमने लिया जिसमें हमारे पास n एलिमेंट है, x1 x2 x3 xn, बी अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, फाइनाइट है। देन s इज अ लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू 0 और xk प्लस 1 स्पैन ऑफ xk x3 xk फॉर सम k इक्वल टू 1 लेस देन n। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर ये हमने s लिया ना x1 x2 x3, तो अगर x3 को हम x1 x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं तो ये डिपेंडेंट होगा। अगर हमने x4 को x1 x2 x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं तब भी डिपेंडेंट होगा। तभी लिखा xk प्लस 1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ x1 x2 x3 xk, मतलब कि अपने प्रीवियस जितने वेक्टर हैं, जो पिछले वे वेक्टर हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं नेक्स्ट वाले को, राइट। सो ये लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। सो मैंने आपको यहाँ लीनियर डिपेंडेंट कितनी कॉन्सेप्ट बताए, ये 4 कॉन्सेप्ट बता दिए, 5। इन कंडीशन पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट होता है। यह आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ मेन थिंग, व्हाट इज बेसिस ऑफ फॉर वेक्टर्स। बेसिस होता क्या, क्योंकि बिना बेसिस के
कोई भी वेक्टर स्पेस नहीं बनता है, राइट। इतना ध्यान रखना, हर वेक्टर स्पेस की बेसिस होती है। अगर आप कहें सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस क्या होता है, जीरो स्पेस। जीरो स्पेस की बेसिस क्या होती है, पाई एम्प्टी सेट। गेटिंग अ पॉइंट। सो बेसिस क्या होती है, पहले तो मैं आपको जो लिखा उसको समझा देता हूँ, फिर अपनी लैंग्वेज समझा दूंगा, राइट। नाउ अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस V, a basis for a vector space V is a sequence of vectors having two properties at first. दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहले फर्स्ट, the vectors are allied linearly independent, not too many vectors, and they span the space V, not too few vectors. चलिए, और थोड़ा सा बड़ा ऐसा लग रहा होगा, बड़ा कठिन कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं, मैं समझाता हूँ। ओके, सो फर्स्ट मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या, दी वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, नॉट टू मैनी वेक्टर्स। आप बताते हैं, सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपकी फैमिली में 5 लोग रहते हैं, राइट। 5 लोग रहते हैं, उसमें से क्या है कि 2 लोग अर्निंग करते हैं, 2 लोग अर्निंग करते हैं, राइट। अब ये कहीं भी कुछ भी मार्केट में परचेस करने जाते हैं, 5 लोग, राइट, जाते हैं। तो जो परचेस खरीदारी करेंगे वो कौन करेंगे, जो अर्निंग करते हैं। बाकी जो 3 क्या करेंगे, वो सब देखेंगे, राइट राइट। सो वो क्योंकि जो डिसीजन वगैरह अर्निंग कर रहे हैं वही लेंगे। क्यों, वाई, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर अर्निंग, राइट। और जो बाकी 3 होंगे वो क्या, डिपेंड होंगे, राइट। सो हम यहाँ क्या करेंगे, जो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे उनको ले लेंगे, बाकी सबको भगा देंगे, राइट। सो नॉट टू मैनी वेक्टर्स, ज़्यादा वेक्टर नहीं होने चाहिए, ये अपना इतने होना चाहिए इतना काम चल जाए। मतलब जो 5 लोग आए उनमें से हम 2 को लेंगे, 3 को हटा देंगे, राइट। सो टू मैनी ज़्यादा संख्या बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है शॉप में, राइट। 2 ही सफिशियंट है, 2 ज़्यादा अर्निंग, राइट, वही 2 सफिशियंट। यदि बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है, they span the space V not to few vectors, right। अब इतना भी नहीं है कि इतने कम वेक्टर कर दो कि फैमिली ना बने। जैसे मान लीजिए 5 लोग, अभी बताया तुमको, ठीक है। अब फैमिली बनाने के लिए 5 को रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ 2 ही रखे, बाकी सबको भगा दिया। तो इतने भी कम नहीं होना चाहिए कि फैमिली ना बने, इसलिए उनको भी लाओ। सो स्पैन स्पेस V, मतलब फैमिली बननी चाहिए 5 की। सो ये रहे, तो इतने ना ज़्यादा वेक्टर लेने हैं कि वो कम कर, ना इतने कम वेक्टर लेने हैं, बैलेंस लेने हैं, राइट। सो नाउ अगर देखिए, आप पहला केस मैं बता रहा हूँ, अगर नॉट टू मैनी, अगर ज़्यादा वेक्टर हो जाएंगे ना तो वो डिपेंड हो जाएंगे। जैसे मैंने 3 बताया था, 3 तो क्या थे, 2 पे डिपेंड थे जो अर्निंग कर रहे थे, ठीक है। अगर कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे फैमिली बनाने के लिए, स्पेस को स्पेस बढ़ाएंगे तो बढ़ा देंगे। तभी लिखा एक्सटेंशन थ्योरम है कुछ बेसिस की, जो बेसिस हम लोग बनाते हैं, नेचुरल बेसिस ऐड कर देते हैं अगर बेसिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं तो, राइट। अब आया डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अ स्पेस हैज इनफिनिटली मैनी डिफरेंट बेसिस। आपको पता है कोई भी वेक्टर स्पेस की क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस रखते हैं, जरूर नहीं यूनिक बेसिस रखें, ऐसा नहीं है, बहुत सारी बेसिस रखेंगे कोई वेक्टर स्पेस। बट देयर इज समथिंग टू कॉमन टू चॉइस, एनी 2 बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस वी कंटेन द सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स। बेसिस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, एक वेक्टर स्पेस की 1000 बेसिस मिल जाएंगे, बट सब बेसिस, हजारों बेसिस में एक चीज़ कॉमन होगी। क्या कॉमन होगी, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना बेसिस में वो इक्वल होगी, और दैट इज कॉल्ड व्हाट, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। जो नंबर कॉमन है ना सब में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल बेसिस, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। बेसिस तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सब बेसिस में एक चीज़ कॉमन होगी। क्या कॉमन होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और दैट इज कॉल्ड बेसिस, sorry, that is called dimension of the vector space.
राइट। रिमार्क्स, फिर देखिए मैं फिर समझाऊंगा, एक रिमार्क समझाऊंगा, और ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो सेक्शन सी आता है, आपने देखा होगा कि सेक्शन सी में क्वेश्चन क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। अब आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रख देते हैं, तो बच्चा सब कन्फ्यूज होता है कि ये से कनेक्टेड ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, कनेक्ट कर ही नहीं पाता है। इसलिए आपको ये कीवर्ड हर चीज़ समझना है, ताकि आप सेक्शन सी की प्रॉब्लम, क्योंकि सेक्शन सी की प्रॉब्लम जो आती है वो न्यूमेरिकल नहीं आती, वो थ्योरेटिकल आती है, राइट। सो पहला बेस आइए रिमार्क्स में, एवरी बेसिस इज अ स्पैनिंग सेट बट स्पैनिंग सेट नीड नॉट टू बी अ बेसिस। यस, ये बेसिस है तो क्या होगा, वो सेट एलाई होगा, इंडिपेंडेंट होगा, साथ में ये इतना कैपेबल होगा, इतनी कैपेबिलिटी रखेगा कि वो पूरे स्पेस को जनरेट कर सके, पूरे स्पेस को स्पैन कर सके, राइट। लेकिन स्पैनिंग सेट होगा, वो बेसिस हो भी सकता नहीं हो, क्यों? क्योंकि स्पैनिंग सेट में क्या होता है कि वेक्टर्स इतने ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए स्पैनिंग सेट क्या होता है, कभी कभी देखना स्पैनिंग सेट एल आई भी होता है, एल डी भी होता है, यानी डिपेंडेंट भी होता है, इंडिपेंडेंट होगा। अगर डिपेंडेंट होगा तो बेसिस बनाएगा ही नहीं, बेसिस बनाएगा ही नहीं, ओके। इसलिए ये रिमार्क है। नाउ सेकंड रिमार्क, द स्पैनिंग सेट मे बी एक्सेसिवली लार्ज, इट कुड इंक्लूड जीरो वेक्टर और इवन ऑल वेक्टर्स। जो मैंने फर्स्ट रिमार्क बताया वही सेकंड में, क्योंकि ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट हो सकता है तो जीरो वेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि जीरो वेक्टर जिसमें जिस सेट में होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स जिसमें जीरो कंटेंट होगा, आंख बंद करके डिपेंडेंट रख देना, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, राइट, विदाउट एजिटेशन। इवन ऑल वेक्टर्स, और सारे वेक्टर भी रहता है, जब सारे वेक्टर रहेगा तो डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट ना। अब एक ये भी रिमार्क होगी, जैसे मान लीजिए हमारा वेक्टर स्पेस कितना है, डायमेंशन कितनी है इसकी, वेक्टर स्पेस की कितनी है, 3 है। ओके, हमने एक सेट लिया बेसिस का, हमें ये चेक करना है बेसिस है या नहीं, ठीक है। उसमें लिया x1 x2 x3 एंड x4 ले लिया। अब ये बताइए इसमें जो एलिमेंट्स कितने हैं, 4, डायमेंशन वेक्टर स्पेस कितनी है, 3, तो बेसिस में एलिमेंट भी 3 होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब कोई ना कोई वेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा, सो ये बेसिस नहीं हो सकता। यही लिखा है थर्ड में, इन अ स्पेस ऑफ डायमेंशन के नो सेट ऑफ मोर देन k वेक्टर्स कैन बी इंडिपेंडेंट, so no set of fewer than k vectors can span the space, right। अगर डायमेंशन से ज़्यादा वेक्टर प्रेजेंट हैं किसी सेट में, तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, राइट ना। सो फोर्थ वन, एनी स्पैनिंग सेट इन V can be reduced to be a basis by discarding vectors if necessary। यस, मान लो स्पैनिंग सेट है हमारे पास, राइट। हमने बोला भी था आपसे जो स्पैनिंग सेट होगा वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो मान लो डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा कि वेक्टर्स डायमेंशन से ज़्यादा होंगे, तो क्या करेंगे हम, जो वेक्टर डिपेंड कर रहे होंगे ना उनको हम हटा देंगे, उन्हीं वेक्टर रखेंगे जो इंडिपेंडेंट होगा, तभी ये बेसिस रिड्यूस टू बी बेसिस के फॉर्म में रिड्यूस की जा सकती है, राइट ना। दिस इज द फिफ्थ वन। सो एनी linearly independent subset of V that contains exactly n vectors या बेसिस। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कोई भी बेसिस जैसे मैंने मान लिया एक वेक्टर स्पेस है और फाइनाइट डायमेंशन का है, वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशन का, हमने लिया कोई सेट लिया, उसमें n एलिमेंट है लेकिन वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो हम आँख बंद कर बोल देंगे ये बेसिस है। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट का केस है। इसमें आपको ये नहीं चेक करना है कि वो स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वेक्टर स्पेस को नहीं चेक करना है। चेक कब करना है, जब वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इनफाइनाइट हो तब। इन केस ऑफ फाइनाइट केस में
अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन का है, एक कोई सेट मिलता है, उसके जो उसकी इंडिपेंडेंट है तो वो उसका बेसिस है। क्लोज द आइज एंड से बेसिस, राइट। आँख बंद करके बोल दीजिए बेसिस है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर इसके बाद कंटिन्यूएशन रिमार्क है हमारे पास। एवरी लीनियरली independent subset of V can be extended to a basis for V by adding more vectors if necessary। हाँ, जैसे मान लीजिए, मैं समझा देता हूँ, हर चीज़ समझाऊँगा। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है वो कितनी है, 4 है। अब हमारे पास एक, मान लीजिए S हमारे पास कोई सबसेट है जिसमें मान लीजिए x1, x2 और x3 तीन वेक्टर्स का सेट है जो कि इंडिपेंडेंट है, अब क्या करना है, मुझे ऐसी क्या बनाना, बेसिस बनाना है। तो बेसिस क्या होना चाहिए, जितना डायमेंशन है ना उतने ही वेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, है ना बेसिस में। तो क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे एस में, ध्यान समझना, एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे एस में, जो एलिमेंट क्या करेगा, रिमेनिंग जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना x1, x2, x3, इन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा इन तीनों से। तो ये बेसिस फॉर्म कर देगा। ये एक थ्योरम है, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन थ्योरम। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन थ्योरम। ध्यान समझ लिया, आज मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बता के जाऊंगा, बेसिस, डायमेंशन, LILD के सब पढ़िए, राइट। नाउ नेक्स्ट, if W is a subspace of finite dimensional vector space V, right, है, then any basis for V W can be extended to a basis for V. Yes, why not? Just see, यहाँ मैंने लिया डायमेंशन V इक्वल टू 4। अब मैंने एक लिया इसका डायमेंशन जो है, इसका एक सब स्पेस है W, इसकी डायमेंशन 2 है, राइट। और इसकी जो बेसिस हमने ले लिया एस W सफिक्स में, ये है क्या, x1, x2 इसकी बेसिस है, क्योंकि इसकी डायमेंशन 2 है तो इसके बेसिस एलिमेंट 2 है। अब हमें क्या करना है, इसी बेसिस को लेते हुए हमें डायमेंशन v के लिए बेसिस बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर दें, इसमें x3, x4 एलिमेंट और इसमें सेट करेंगे SW में, जो कि ये x1, x2 जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनसे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये जो बेसिस कन्वर्ट किस में हो जाएगी, बेसिस किसके, स्पेस, वेक्टर स्पेस की बेसिस बन जाएगी, राइट। नेक्स्ट रिमार्क, सॉरी, अ बेसिस इज अ मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। मैक्सिमल, व्हाई डस कॉल मैक्सिमम, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप रख दोगे ना बेसिस में एलिमेंट तो वो डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट सेट हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमल है। इट कांट बी मेड लार्जर, लिखा है, विदाउट लूजिंग इंडिपेंडेंस, राइट। इंडिपेंडेंस गैप नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, राइट। आ बेसिस इज आल्सो अ मिनिमल स्पैनिंग सेट, क्योंकि इससे ज़्यादा आप एलिमेंट रख दोगे तो मिनिमल नहीं करेगा, स्पैन नहीं करेगा, वो सेट क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। सो इट कांट बी मेड स्मॉलर एंड स्टिल स्पैन द स्पेस। बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट, यू नो, इफ यू हैव गॉन थ्रू द PRQS ऑफ नेट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नेट के आपने देखे होंगे, तो इस पे बेस्ड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, रिमार्क पढ़ाए ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये रिमार्क एक एक अच्छे से बाय एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको, बाय एग्जाम्पल, रटने से कुछ नहीं होगा। डोंट ट्राई टू मग अप द कॉन्सेप्ट, ऑलवेज ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, राइट। रटोगे आज, रटोगे कल भूल जाओगे। आफ्टर 2 months it will be washed out from your brain until unless you try to learn the concept, right? So let's next, अब आते हैं, 1-2 प्रॉब्लम भी करा देते हैं, अभी हम बहुत प्रॉब्लम कराएंगे।
I have collection of problems, don't worry. So let the dimension of a vector space of all symmetric matrices of order n cross n and rotation equal to with real entries a11 equal to 0 and trace 0 each. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के का है, ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, बट लोगों को लगता है बड़ा कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, आप समझाते हैं। वी नो, देखो ये फॉर्मूला है, वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर क्लास ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, राइट, A11 0 होना चाहिए और ट्रेस 0 होना चाहिए। ट्रेस क्या है? ट्रेस मतलब जो भी एलिमेंट डायगोनल प्रेजेंट है, A11 A22 अप टू डॉट डॉट ANN इक्वल टू 0, ये हो गया ट्रेस। सो ये क्या है? दो लीनियर इंडिपेंडेंट क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। सो फार्मूला क्या होता है? dimension of the vector space that we have n equal to minus number of li restrictions minus number of linear independent restrictions। वो कितने हैं? 2। देखो मैंने लगाया n प्लस 2 इंटू पता है -2 किया, लिनियर इंडिपेंडेंट किया, सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया n माइनस 4.2, यही आंसर। अब आप ये बोल रहे होंगे सर ये n प्लस 1/2 रटना पड़ेगा? अगर मन आए तो रट लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए। हम किस लिए हैं? समझाने के लिए। समझा देते हैं हम आपको, देखिए अभी, राइट। चलिए, हमारे पास मैंने लिखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा, राइट। हमने लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के समझा देते हैं। ये मैंने लिखा, राइट। हम लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट, सारे एलिमेंट। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, A11 A22, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। और इस डायगोनल के जो एबव और बिलो होंगे ना, ये सारे सिमेट्रिकल एक ही एलिमेंट है। A21 बराबर किसके होगा? A12 के बराबर होगा। A13 किसके बराबर होगा? A31 के बराबर होगा। A32 के बराबर होगा। A23 के बराबर, राइट, बराबर होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये बताइए डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन मतलब क्या होता है? जितने इंडिपेंडेंट हम लोग मूव कर सकते हैं वो डायमेंशन होता है। इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं वो डायमेंशन होता है। अब हमें ये बताइए इस मैट्रिक्स में जो 3x3 लिखी है, इसमें कितने एलिमेंट्स हम इंडिपेंडेंट चूज कर सकते हैं? तो आंसर आएगा 6। कौन से? पहले ये डायगोनल एलिमेंट्स लिखे ना, डायगोनल एलिमेंट्स लिखे हैं A11 A22 A22 A33, राइट। सॉरी, मैं चार्जर लगा देता हूँ इसमें को। Yes, okay. So I was telling you that how many elements can we choose independently? So there are 6. How? First 3 elements, that is A11 A22 A33 we can choose independently। 3 ये हो गए, ठीक। और 3 या तो आप डायगोनल के नीचे वाले ले लो या ऊपर वाले ले लो, बाकी सब तो डिपेंड करेंगे, क्योंकि A21 जो होगा वही A12 होगा। तो A21 A12 ये इस पर डिपेंड करेगा। A31 किस पे डिपेंड करेगा? A13 पे। A32 किस पे डिपेंड करेगा? A23। तो आप 3 एलिमेंट्स एबव और बिलो से कहीं से भी ले सकते हैं। सो कितने आए? 3 + 3 = 6 आ गए। अब जो मैंने फार्मूला बताया है n + 2/2, ये फार्मूला किसका है? ये है सिग्मा n का।
ये किसका फॉर्मूला है? सिग्मा एन का, राइट। आप दूसरी बात रख लो, वेरीफाई कर लेते हैं। 3 प्लस 1/2, 3 इंटू 4/2 दैट इज 2, तो आ गया 6, आ गया 6। तो ये फार्मूला है। अभी हम और भी और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, राइट। सो जितने हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, वही होती है डायमेंशन। सो ये डायमेंशन बता दी हमने आपको, ऐसे डायमेंशन बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। यस, सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। फार्मूला यूज किया डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ एलाइ रिस्ट्रिक्शन। सॉरी, दिस इज डिफरेंट वन। यस, सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। से ये प्रॉब्लम एग्जाम में आई हुई है नेट के, राइट। सो आप बात हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब आया द डायमेंशन ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड विथ रियल एंट्रीज एंड ट्रेस 0 इच। सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या है? ट्रेस 0 है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है n+2 n इंटू n+1/2, ये क्या है? ये एक डायमेंशन है वेक्टर स्पेस का, माइनस नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है? सिर्फ एक ही है कि ट्रेस इनका 0 होना चाहिए। तो हमने लिखा n+2, ये होगी डायमेंशन, -1 किया नंबर ऑफ एलाइड रिस्ट्रिक्शन। सो ये आ गया आंसर, राइट। अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और भी देखते हैं। यस, ये देखिए सबसे मस्त प्रॉब्लम ये एग्जाम में आई हुई है, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राइट, कौन सी इसमें सही है। ओके, सो प्रॉब्लम ये है, लेट एस x1 x2 xm x3, इसमें कितने एलिमेंट है? m एलिमेंट है। टी मैंने सेट लिया, इसमें कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। बी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस भी देन। ये कम से कम 2-3 बार प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुकी है, राइट। सो हमें क्या करना है, देखो, फर्स्ट इफ एस एंड टी आर बोथ लीनियर इंडिपेंडेंट देन m इक्वल टू n। ऐसा नहीं होगा, राइट, क्योंकि आपको भी पता है अगर कोई वेक्टर स्पेस के v लेते हैं तो उसके हम एक सेट लिया x1 x2 ले लिया, एक में ले लिया x1 x2 x3 ले लिया। अब दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो क्या दोनों बराबर होंगे? m इक्वल टू नेवर। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड, if yes is a basis for v, if t spans v then m greater than equal to 1। देखिए t spans v, बात समझना, t क्या करता है? v को क्या करता है? स्पैन करता है ना। और t की डायमेंशन कितनी? n है। बोले यस इज अ बेसिस ऑफ v। जब s की जो बेसिस है ना फॉर v, तो जितना डायमेंशन है तो इसकी डायमेंशन v की कितनी डायमेंशन हुई? डायमेंशन v कितना हुआ बेटा? स्मॉल m हुआ। क्यों? ये बेसिस है, राइट। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि t स्पैन्स करता है v को, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? जो सेट स्पैन करता है उसकी ना, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो ज़्यादा होंगे। किससे? बेसिस से। ज़्यादा भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। सो ये क्योंकि आपको पता है कि स्पैनिंग में क्या होते हैं, सेट क्या हो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस हो सकता है, या डिपेंडेंट होंगे ज़्यादा एलिमेंट रख सकते हैं हम, है ना। बेसिस में इतने एलिमेंट जितने हैं उतने ही रख सकते हैं साइंटिस्ट, राइट। सो दिस इनकरेक्ट हो गया। अब आया थर्ड, इफ एस इज अ बेसिस फॉर वी, राइट, मान लीजिए बेसिस है, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू m है। इफ टी इज इंडिपेंडेंट देन m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नो अगेन ये नहीं है, क्योंकि यस बेसिस है तो m ग्रेटर देन मान लो m हो गया। तो टी लीनियर, टी हम कम भी कर सकते हैं, टी हम कम भी कर सकते हैं, राइट, और टी इक्वल भी ले सकते हैं।
ओके, सो ये भी केस नहीं है। केस क्या है आपका, ये जो लिखा है एस इज इंडिपेंडेंट एंड टी स्पेंस भी, तो टी स्पेंस भी तो टी की डायमेंशन ज़्यादा भी हो सकती है एम से, तो यही लिखा है एम लेस देन इक्वल टू एम ज़्यादा है। सो ये करेक्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन। आप देखो ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस से पूछना है, क्वेश्चन मार्क लिखा है। डब्ल्यू दे दिया x1 x2 x3 100 टपल, ये एग्जाम में आपके आया हुआ है, ठीक है। 100 डायमेंशन ले लें डब्ल्यू की। अब दो रिस्ट्रिक्शन दे दिए हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x3 x4 0। आप लोग क्या करना है, मैं क्वेश्चन फार्मूला सही बोल रहा हूँ, डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ एल आई रिस्ट्रिक्शंस। तो आपको जो रिस्ट्रिक्शन गिवन होते हैं ना, उनको चेक करना होता है कि रिस्ट्रिक्शन आपकी एल आई है या एल डी हैं, ये ध्यान रखना फार्मूला अप्लाई करते समय। सो डायमेंशन ऑफ वी माइनस नंबर ऑफ एल आई रिस्ट्रिक्शन कितने हैं, x1 प्लस 2 इक्वल टू 0, x1 3 प्लस 0, ये चेक भी कर लेना आप, ये इंडिपेंडेंट है। सो 100 माइनस 2 दैट इज 98 डायमेंशन। इट्स सिंपल, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, राइट। सो नाउ आज कैसा लगा आपको, बहुत सारा मैंने आपको पढ़ा दिया आज। ओके, सो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।